हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700 फोर्थ सेमेस्टर, इसका यूनिट 6 का टॉपिक करेंगे। यूनिट 6 में आपका जो टॉपिक है वो उसमें आपको मेनली व्यापार से संबंधित बातों के बारे में पढ़ना होगा कि 16th एंड 17th सेंचुरी में, यानी कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन से देश आकर व्यापार कर रहे थे। ठीक है, कहाँ कहाँ से ट्रेड हो रहा था, कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा था, कहाँ पर इंपोर्ट हो रहा था, कौन सी वस्तुएं थी जिनका व्यापार किया जाता था। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में व्यापार जो है वो तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि दूसरे देश जो थे वो भारत में आने लग गए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, यूरोपीय शक्तियाँ विशेषकर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ तथा फ्रेंच जो थे वो भारत में आए व्यापार करने के लिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को ड गामा जब आए थे। ठीक है, 1498 में वास्को ड गामा पहले पुर्तगाली थे जो कि भारत में केरला में आए थे। ठीक है, जब वो केरल में आए तो उन्होंने देखा कि केरल में कितने सारे मसाले हैं, क्योंकि आपको पता है केरल को मसालों का काफ़ी फेमस माना जाता है मसालों के लिए केरल को। ठीक है, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि मसालों का बगीचा। तो क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे मसाले थे, इतनी अच्छी गुणवत्ता के मसाले थे, तो जो पुर्तगाली भारत में आए वो काफ़ी ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो गए देखकर कि इतने सारे मसाले हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से मसाले अपने देश में भेजेंगे, क्योंकि पुर्तगाल में एंड बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर मसालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, वहाँ पर मसालों की खेती नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि इंडिया में मसालों की खेती हो सकती है तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ। अब जब एक कंट्री को पता चलेगा तो वो दूसरी कंट्री तक भी बात पहुंची जाएगी। अब जब एक कंट्री को इस चीज़ के बारे में पता चला कि इंडिया में इतनी अच्छी खेती है, तो धीरे धीरे ये बात दूसरी कंट्रीज़ तक भी पहुंचने लग गई। ठीक है, जब पुर्तगालियों को पता चला कि भारत में मसाले इतने अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं एंड भारत में कल्टीवेशन उपज बहुत अच्छी होती है, जब पुर्तगालियों को ये बात पता चली तो धीरे धीरे ये बातें दूसरे देशों तक भी पहुंचने लग गई। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए ब्रिटेन से, एंड देन फ्रेंच आए फ्रांस से। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आना शुरू हो गई। ठीक है, समुद्री रास्ते से वो आते थे, क्योंकि उस समय एकमात्र एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने का साधन समुद्र ही था। तो वो समुद्री रास्तों से आते थे। व्यापार भी समुद्री मार्ग से ही, समुद्री रास्तों से ही किया जाता था। ठीक है, अब जब ये यूरोपीय शक्तियाँ आई तो इन्होंने क्या किया, भारत में अपनी व्यापारिक चौकियाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो क्षेत्रीय राजा थे उस समय, उस क्षेत्र के जो राजा थे उनको अपने कंट्रोल में करना शुरू किया। देन जब उन्होंने देखा कि राजा को अच्छे से कंट्रोल में कर लिया है, फिर उन्होंने उस जगह पर अपनी व्यापारिक चौकियाँ बनाने शुरू कर दी, मतलब कि अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे जितनी भी कंट्रीज़ आई, जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ आई, उन सभी ने अपना एक व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक चौकियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी, जहाँ पर वो अपना सारा व्यापार का लेखा जोखा रखते थे एंड सारा उनका जो ट्रेड होता था इंडिया से अपनी कंट्री में, वो सारा वहीं से मैनेज करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और टाइम बीता, उन्होंने देखा कि इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भोले भाले हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाने का सोचा। ठीक है, एंड इस तरीके से जो भारत था वो ब्रिटेन का, यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले वास्को ड गामा आए थे। ठीक है, उसके बाद 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आए।
पश्चिमी तथा पूर्वी तटों से वो आए थे। ठीक है, भारत में उन्होंने कहाँ से प्रवेश किया था? पश्चिमी तथा पूर्वी तट से। वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक चौकियाँ यानी कि ट्रेडिंग सेंटर बनाए। ठीक है, जहाँ से वो अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। भारत से कच्चा माल वो अपने देश में भेजते थे एंड अपने देश से वो क्या करते थे? बना बनाया माल भारत में भेजते थे। ठीक है, जैसे कपड़ों का एग्जांपल आप ले सकते हैं। भारत से जो रॉ मटेरियल होता था कपड़ा बनाने के लिए, चाहे सूत हो, रेशम हो या फिर ऊनी वस्त्र हो, ठीक है, तो सूती वस्त्र हो, ये जितना भी रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल होता था, वो फ्री में भारत से अपने देश में भेज देते थे। एंड क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर मशीनें आ गई थी, तो मशीनों से वो बना बनाया माल भारत में भेज देते थे, जिससे जो अंग्रेज़ थे वो डबल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है, भारत से ही फ्री में ले गए थे एंड देन भारत में ही अपना सामान बेच भी रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही चालाकी से उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। ठीक है, उस समय मसालों का व्यापार होता था। कौन कौन से प्रमुख मसाले थे? जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी, यूरोप में डिमांड इनकी ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कपड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, कपास, रेशम, क्योंकि कपास और रेशम की ज़्यादा डिमांड थी, ये ज़्यादा मूल्यवान होते थे। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी जो थे वो भारतीय वस्त्रों को दुनिया के अन्य हिस्सों में निर्यात करते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय वस्त्र जो थे वो अपनी गुणवत्ता तथा डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा होता था भारत में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये यूरोपीय शक्तियाँ आई भारत में, जब यूरोपीय व्यापारी भारत में आए तो वो मुग़लों के पास भी गए थे व्यापार की अनुमति मांगने के लिए। तो जो मुग़ल साम्राज्य के शासक थे उन्होंने खुशी खुशी विदेशियों को व्यापार की अनुमति दे दी एंड व्यापार के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। ठीक है, उनको सुरक्षा भी प्रदान की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुग़ल शासकों का भी रोल रहा था भारत की गुलामी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए तो कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। ठीक है, हमको पाश्चात्य संस्कृति के बारे में भी पता चला कि यूरोपीय कंट्रीज़ में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एंड वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, वहाँ की थिंकिंग क्या है। इसके अलावा इस तरीके से लोगों की जो जीवन शैली थी वो भी थोड़ी प्रभावित होना शुरू हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थी, यूरोपियन पावर्स थी, अलग अलग देश के जो लोग आ गए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए, उनके बीच में भी कंपटीशन चलता रहता था व्यापार के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो उस समय ये देखने को मिलता है कि जो पुर्तगाली थे उनकी अंग्रेज़ों से नहीं बनती थी। इसी वजह से अंग्रेज़ जो थे उनके तथा पुर्तगालियों के बीच में एक बार लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे, तो उन्होंने पुर्तगालियों को कहा था कि वो गोवा तक ही सीमित रहें। इसी वजह से पुर्तगाली जो थे वो गोवा तक ही सीमित रहे थे। वो अंग्रेज़ों के क्षेत्र में, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में आ गए थे बाद में, उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो विदेशी कंपनियां जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी वो भारत में इस्टेब्लिश होने लग गई एंड इस तरीके से उन्होंने भारत का शोषण किया। ठीक है, तो ये टॉपिक बस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।